चलिए, तो कल जो है इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात हो गई थी और उसकी फ्रांसिस टरबाइन होता है जी वो तो मिक्स फ्लो भी होता है। मिक्स फ्लो होता है उसमें, वो मिक्स फ्लो के लिए नहीं होता, उसमें मिक्स फ्लो होता है। बताया तो उसमें रेडियल इनपुट एक्सियल आउटपुट। क्वेश्चन में मिक्स फ्लो क्या लिखा है? अभी कोई बात नहीं, अगर मिक्स फ्लो क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो गलत है, बस बाद में देख लेंगे। क्लास चालू कर दे, लास्ट में पूछ लेना। अगर दे रखा है तो लास्ट में क्वेश्चन भी ले लेंगे तुम्हारा, तो गलत दे रखा है, मिक्स फ्लो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन को देख करके बताएंगे तुम्हें, लास्ट में ले लेंगे क्वेश्चन। पहले पढ़ा लेते हैं आधे घंटे, फिर क्वेश्चन लेंगे। 4-5 बजे तक पढ़ाते हैं, 5 से 5:15 बजे तक क्वेश्चन लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन्स पढ़ना हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अब हेडिंग दीजिए आप, जैसे आपकी कपलन टरबाइन। कपलन टरबाइन, कपलन टरबाइन, हेडिंग दीजिए कपलन टरबाइन। कपलन टरबाइन, तो ये क्या है? इट इज अ रिएक्शन टरबाइन, इतना तो जानते ही। इट इज अ रिएक्शन टरबाइन, it is a reaction turbine in which it is a reaction turbine, reaction यहां पे लिखे रिएक्शन एक्सियल फ्लो टरबाइन। डायरेक्ट एक ही सेंटेंस में बात खत्म करो, एक्सियल रिएक्शन एक्सियल फ्लो टरबाइन है ना, यहां पे एक्सियल फ्लो ऐड करते हैं तो डायरेक्ट ही दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ रहा था। इट इज अ रिएक्शन एक्सियल फ्लो टरबाइन। बाकी सब खासियत इसकी ज्यादातर आपको मालूम है, लो हेड, हाई डिस्चार्ज, हाई स्पेसिफिक स्पीड, ये आपको मालूम है। वहां अब इसकी जो चीज पढ़ने जा रहे हैं हम, वो पढ़ने जा रहे हैं कि इट हैव मूविंग ब्लेड्स। इसके जो ब्लेड्स हैं वो मूवेबल होते हैं। इट हैव मूविंग ब्लेड्स, hence it is also known as variable pitch turbine, also known as variable pitch turbine। इसलिए इसको वेरिएबल पिच टरबाइन भी कहते हैं क्योंकि इसके ब्लेड्स जो हैं वो मूविंग ब्लेड्स हैं। इसके जो ब्लेड्स हैं वो मूविंग ब्लेड्स हैं, इसलिए इसको हम वेरिएबल पिच टरबाइन भी कहते हैं। Hence, its efficiency is almost constant under वेरिएबल लोड। अदरवाइज इफिशियंसी टरबाइन्स की वेरी करती है जैसे जैसे लोड वेरी करता है। क्योंकि ये वेरिएबल पिच टरबाइन है, इसके जो ब्लेड्स हैं वो मूवेबल होते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल पिच टरबाइन कहते हैं। और इसकी इफिशियंसी वेरी नहीं करती। इसकी कम लोड होगा तब भी इफिशियंसी उतनी रहेगी इस पर, और ज्यादा लोड होगा तब भी इसकी इफिशियंसी उतनी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, एक हाई पावर का इंजन है, अगर उसे लो पावर पर चलाओगे तो उसकी इफिशियंसी बहुत डाउन हो जाएगी, है ना। जैसे खली है, खली से काम करवाओ मत करवाओ, एक पावरफुल आदमी, खली के कोई पावरफुल आदमी का एग्जाम्पल लो, ताकतवर का, उसे काम नहीं करवाओगे तब भी वो 10-5 रोटी खाएगा कम से कम, और 10 अंडे तो तब भी खाएगा नॉर्मल सब। और एक हम जैसा आदमी है, हम 2 अंडे में कंप्लीट, है ना। तो अगर उस पर पूरा लोड नहीं डालोगे तो उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो 10 अंडे तो उसे नॉर्मल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये है, वही कंसेप्ट है। तो इसकी खासियत ये है कि ये वेरिएबल लोडिंग में भी पूरी एफिशिएंसी देती है, और उसके पीछे वजह है इसके वेरिएबल ब्लेड्स। इसके पीछे इसकी वजह है इसके ब्लेड्स का मूवेबल होना। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, कभी पूछ लेते किस वजह से ऐसा कर देती है ये, बिकॉज कि इसके ब्लेड्स जो हैं मूवेबल हैं, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी वेरिएबल लोड पर भी कांस्टेंट रहती है, और इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल पिच टरबाइन। इसी की एक दूसरी बहन है
जिसे कल नाम लिख दिया था प्रोपेलर टरबाइन, लिखा था ना नाम बराबर में। एक है अगली प्रोपेलर टरबाइन, प्रोपेलर बिल्कुल वही कैपलन टरबाइन ही है, हर मामले में कैपलन टरबाइन है। ये कुछ भी याद नहीं करना है अलग से इसके लिए, बस एक ही चीज याद करनी है, क्या है? इट हैज फिक्स्ड ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड्स, इसके जो ब्लेड्स हैं वो फिक्स्ड हैं, मूवेबल नहीं हैं। इसके ब्लेड्स फिक्स्ड हैं, मूवेबल नहीं है, इसीलिए इसकी इफिशिएंसी लोड वेरी करने के साथ साथ वेरी करेगी। इसकी इफिशिएंसी लोड वेरी करने के साथ साथ वेरी करेगी, बिकॉज इट्स ब्लेड्स आर फिक्स्ड। ठीक है ना? प्रोपेलर को कैसे याद रखोगे कि प्रोपेलर और कैपलन में कंफ्यूज करोगे आप लोग पेपर में जाकर के किसके ब्लेड फिक्स है और किसके ब्लेड मूवेबल थे, अभी तो याद रह रहा है। तो इसको ऐसे याद रखिए जैसे आपके हेलीकॉप्टर के पीछे प्रोपेलर लगा रहता है, हेलीकॉप्टर के पीछे जो लगा रहता है प्रोपेलर कहते हैं उसे, है ना? प्रोपेलर होता है नहीं होता पीछे, उसे थ्रस्ट देता है, एक उसको ऊपर उठाने के लिए प्रोपेलर होता है और एक पीछे भी प्रोपेलर होता है जो आगे थ्रस्ट देता है। तो वो प्रोपेलर के ब्लेड मूवेबल तो नहीं होते, उसको प्रोपेलर कहते हैं, उसके ब्लेड मूवेबल नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं वहां पर? प्रोपेलर। तो वहीं से इसका नाम आया है प्रोपेलर टरबाइन, इसका नाम वहीं से आया है प्रोपेलर टरबाइन। वो कहीं ना कहीं प्रोपेलर टरबाइन की तरह से वर्क करता है, कर रहा है। वो क्या है? एयर को प्रेस करके पीछे फेंकता है तो आगे को थ्रस्ट लगता है, वो जो प्रोपेलर है। तो वहां से याद रखिए कि प्रोपेलर के ब्लेड क्या होते हैं? फिक्स रहते हैं। कोई भी प्रोपेलर हो, जैसे हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर है तो उसके ब्लेड कैसे होते हैं? फिक्स रहते हैं। तो इससे आप कंसेप्ट बनाकर याद रखेंगे, प्रोपेलर टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जिसके ब्लेड फिक्स होंगे, और कैपलन टरबाइन ऐसी टरबाइन है जिसके ब्लेड मूवेबल। दोनों में फर्क क्लियर हो गया? बाकी कोई दोनों में फर्क नहीं है। ये भी एक्सियल फ्लो है, ये भी रिएक्शन टरबाइन है, हाई हेड के लिए है, सॉरी लो हेड के लिए है, हाई डिस्चार्ज के लिए है, हाई स्पेसिफिक स्पीड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग दीजिए, डायरेज टरबाइन। डायरेज टरबाइन, बिल्कुल इट इज डायरेज टरबाइन। देख लिया? इट इज एंगुलर फ्लो टरबाइन, angular flow turbine. The fluid enter in this turbine at an angle diagonally. Hence it is also known as diagonal flow turbine. डायगोनल फ्लो टरबाइन, तो इसे हम डायगोनल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। इसको इसलिए हम डायगोनल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं क्योंकि फ्लो क्या है? एक एंगल पर जाता है, डायगोनली फ्लो करता है, ना रेडियली ना एक्सियली, डायगोनल टरबाइन। इसको एक नाम और देते हैं, पॉइंट बना करके लिखिए, इट इज रिवर्सिबल टरबाइन। रिवर्सिबल टरबाइन, ये रिवर्सिबल टरबाइन है। इट इज रिवर्सिबल टरबाइन, ये रिवर्सिबल टरबाइन है। इसका क्या मतलब है? रिवर्सिबल टरबाइन से मतलब क्या है? तो रिवर्सिबल टरबाइन से मतलब है इट कैन एक्ट एज टरबाइन एज वेल एज पंप, दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है। ये एक ऐसी टरबाइन है जो दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है।
पंप की तरीके से भी, यानी ये फ्लूइड को लिफ्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है इसका, और फ्लूइड से पावर जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। पंप का क्या काम होगा, यानी वो फ्लूइड को लिफ्ट करके टैंक में पहुंचा दे, पंप का काम। और अगर टैंक से पानी आ रहा दे दिया जाए इसमें, तो ये पावर भी जनरेट करे। इससे बेहतर क्या होगा, इसीलिए कहते हैं इसे रिवर्सिबल टरबाइन। दोनों काम कर रही है, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है, इसीलिए यह बड़े अच्छे, इस पर बड़े अच्छे एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बी में तो एक आध बार ही क्वेश्चन आया, लेकिन अदर एग्जाम्स में आते रहे, तो अब हो सकता है रिपीट हो आए। ठीक है ना, तो इसका काम होता है, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। इसका जो इस्तेमाल है वो थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है। अब आप सोचोगे थर्मल पावर प्लांट में हाइड्रोलिक टरबाइन का क्या काम, हाइड्रोलिक टरबाइन कहां यूज होगी, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में, लेकिन इसका यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में। इसीलिए क्वेश्चन अगला भी आता है, आगे भी लिखिए इसमें, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू मीट फ्लक्चुएशन इन डिमांड, फ्लक्चुएशन इन डिमांड। डिमांड किसकी होगी वहां पर पावर प्लांट में, पावर। चलिए मैंने ब्रैकेट में लिख ही दिया है, फिर भी फ्लक्चुएशन इन डिमांड, दैट इज पावर। तो इसका यूज करते हैं हम अगर पावर में जो है फ्लक्चुएशन हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज में, एक बार ऐसे क्वेश्चन आ चुका है इसका, टू मीट पीक आवर सप्लाई, पीक आवर सप्लाई। ऐसे ही क्वेश्चन उठ उठ कर आते हैं। लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है ना जाने क्या नया टर्म आ गया, अभी समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कुछ था ही नहीं। टू मीट पीक आवर सप्लाई, तो आपको पूरी कहानी मालूम पड़ जाएगी अगर ये कैसे वर्क करती है, इस टर्म को समझते ही। तो देखिए ये कैसे वर्क करती है, इसे मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए आगे से ही लिखना शुरू करिए, जो लोग लेट है जो भी है, पीछे का चक्कर मत पड़ियो, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पीक आवर सप्लाई कैसे मीट करती है, ये है कि अगर आपके पास, आप लोग जानते हैं कि देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहां से हम यार वर्बल बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जनरल नॉलेज टाइप का। थर्मल पावर प्लांट की खास बात होती है, ये बुरी बात उनकी है कि उनकी जो उनकी पावर है, क्षमता, कैपेसिटी है, कैपेसिटी को बढ़ाना और घटाना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी कैपेसिटी को आप घंटे 2 घंटे में नहीं बढ़ा सकते। उसकी कैपेसिटी बेशक है तो उसकी कैपेसिटी के 100 मेगावाट जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको रन करा रखा है 50 पर, तो 50 से 60 करने में उसको जरूरत 50 की, तो 50 ही पैदा करोगे बिजली। लेकिन अगर जरूरत अचानक से 60 की पड़ने लगी तो 60 करने में 1-2 दिन लगेगा। ऐसे नहीं है कि अभी आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा और 60 डेवलप हो गई। तो थर्मल पावर प्लांट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर उनकी कैपेसिटी को आप बढ़ाएं, कैपेसिटी जितनी वैसे तो है ही है, लेकिन उनकी जो उस पर रनिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इट विल टेक टाइम। अगर आप घटाने भी लगे तो ऐसा नहीं कि आपने एक्सीलेटर ऐसे किया और घट गई, घटाने में भी मतलब 10-20 घंटे तो नॉर्मल सी चीज है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे उसकी, तो उसके बॉयलर में पानी ज्यादा भेजेंगे, फिर कोल कोई किलो 2 किलो में थोड़ी बर्न होता है, क्रेन लगी रहती है, एक लगातार चेन सिस्टम रहता है, उस कन्वेयर उस पर चलता है, टनों के हिसाब से कोल बर्निंग होती है। देखो जाकर के कासिमपुर पर कैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगे हुए हैं कोल की राख के, समझ रहे हो ना, इतना कोल बर्निंग होता है, लगातार वहां से सप्लाई भी हो रही है जब कुल। तो इसकी ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है उसके बढ़ाना और घटाना इम्पॉसिबल है। एक तरीके से बढ़ घट तो जाएगी लेकिन वक्त लगेगा। अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि अक्सर जो डिमांड है वो क्या है, पूरे दिन आपकी नॉर्मल रहती है ना। ऐसे मानो कि पूरे दिन आपकी डिमांड 80 के आसपास रहती है, कभी 80 में 81 हो गई तो कभी 79, नॉर्मल पूरे दिन में ऐसी रहेगी डिमांड।
ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सबके घर बंद हो गए लाइट और सबके चलने लगी, ऐसा तो नहीं होगा पूरे दिन। अक्सर पीक आवर कौन से होंगे? पीक आवर होंगे एकदम से शाम में, शाम में 5 बजे के बाद। जैसे आजकल अचानक से किसी घर खाना बनने लगेगा तो कहीं एक्स्ट्रा लाइट जलेगी, ओवन चलाएगा कोई, कोई हो सकता है हीटर चलाए, कोई कुछ चलाए, तो 1-1.5 घंटे अचानक से डिमांड में फ्लक्चुएशन आएगा शाम में जाकर। फिर उसके बाद में डिमांड वहीं आ जाएगी थोड़ी देर बाद, जो रात की डिमांड है नॉर्मल, जो नॉर्मल रात की डिमांड है 7-8 बजे के बाद फिर वो डिमांड आ जाएगा। जो भी रात की डिमांड रही होगी, हो सकता है वो 75 हो जाए, फिर एकदम से हो सकता है गिरे। रात में जैसे ही लोग 8 बजे के बाद सोना शुरू करेंगे, गांव में जल्दी सोना शुरू करते हैं, शहरों में कुछ लेट से सोते हैं, तो वो उनको वहां उनके पास डेटा है कब कितनी डिमांड है। तो 8 बजे के बाद डिमांड जाहिर सी बात है कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एकदम से मॉर्निंग में आकर के डिमांड एकदम शूट अप करेगी, नहीं करेगी? तो ये 1-1 घंटे के लिए जो अचानक से डिमांड बढ़ जा रही है या घट जा रही है, इसी को कहते हैं पीक आवर डिमांड। अब हमारा थर्मल पावर प्लांट तो ऐसा कि एक बार बढ़ गई तो घटेगी नहीं, घटेगी तो बढ़ेगी नहीं। अब ये जो मैंने बताया, जैसे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन को 80 की जगह पे 79 हो जाए या 75 हो जाए, इस 2-4% 10-5 नहीं 2-4% फ्लक्चुएशन को तो किससे मीटअप करते हैं? वो ग्रिड बनाकर उनमें स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कोई डायरेक्ट थोड़ी आ रही है आपके पास, ग्रिड से आ रही है, स्टोर्ड है, वो डायरेक्ट नहीं आ रही है आपके पास, स्टोर्ड है, वो तो स्टोर होती रहती है। तो जैसे ही अचानक से डिमांड थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करेगी तो किससे आएगी? जो स्टोर कर रखी है। लेकिन ये जो अचानक से डिमांड बढ़ती है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए शाम में, 1-1.5 घंटे के लिए एकदम मॉर्निंग में, जो अचानक से डिमांड बढ़ती है, जैसे सर्दियों में क्या होगा, मॉर्निंग में सबके गीजर चलेंगे, सब उठेंगे तो लाइट जलेंगी, बढ़ती नहीं बढ़ती है अचानक डिमांड। तो इस डिमांड को कैसे मीट अप करें? फिर अगर बिजली 1-1.5 घंटे तक एक रिक्वायर्ड डिमांड से ज्यादा पैदा होती रही तो भी ग्रिड फूक जाएगा हमारा, क्योंकि उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। और अगर डिमांड पूरी नहीं हो तो जनता मारेगी, वोल्टेज कम हो जाएंगे एकदम से, है ना। सबके पास बिजली भेजते रहे और एक वोल्टेज नहीं आएगा तो कोई इक्विपमेंट नहीं चलेगा। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जब रात को फॉर एग्जाम्पल जिस आवर में उन्हें मालूम है कि इस आवर में डिमांड घटेगी, ये तो अपना 80 की पावर डेवलप कर रहा होगा लगातार, जब पावर घट करके 70 हो जाएगी डिमांड, जिस वक्त मानो ऐसे मानो 70 से लेके 90 में वेरी कर रही है डिमांड, जिस वक्त 70 हो जाएगी उस वक्त क्या करेंगे? ये तो 80 ही बनाएंगे, तो 10 किलोवाट या 10 मेगावाट जो एक्स्ट्रा बन रही है, इससे क्या करेंगे? इस टरबाइन को चला देंगे और इससे चला करके पानी स्टोर कर देंगे ऊपर टैंक में। इस एक्स्ट्रा पावर को कहां दे देंगे? इस टरबाइन में, उसे चला करके पानी को टैंक में पहुंचा देंगे। और जब सुबह में अचानक से डिमांड 90 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी तो अपने पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट छेड़ेंगे नहीं, इस टरबाइन में पानी चला देंगे, ये अपना 10 किलोवाट पावर फिर से जनरेट करने शुरू कर देगी। ये तो इंस्टेंट है ना इसकी तो काम। इसमें तो इधर से बिजली दी, पंप चलने लगेगी, उधर से पानी छोड़ा, पंप चलने लगेगी। तो इस तरीके से ये इंस्टेंट डिमांड को मीट करती है। यानी ये जो है पीक आवर डिमांड को मीट करने के लिए हम डायरेक्ट टरबाइन या एंगुलर फ्लो टरबाइन या डायगोनल फ्लो टरबाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन टरबाइन। अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, ये भी एक रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, है अभी 7-8 मिनट। अगला लिखिए, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये टरबाइंस का खेल। तो अगला लिखिए बल्ब टरबाइन। बल्ब टरबाइन, बल्ब सब रिएक्शन टरबाइन, ध्यान दें पेल्टन को छोड़ करके जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं बिना बताए, सब कैसी है? रिएक्शन टरबाइन है। दिस इज यूज्ड अंडर वेरी लो हेड अबाउट 5 to 10 मीटर्स। अरे कहीं कहीं 2 से 3 मीटर भी लिखा रहता है कभी कभी, तो ठीक है, देख लीजिएगा जो आंसर सटीक बैठे। ऐसा आंसर नहीं होगा कि दोनों ही मैच कर रहे हो,
10 मीटर तो फिर भी बहुत हो जाता है, ये 4, चलिए इसको और 10 मीटर को हटा करके ऐसा कर दीजिए, 7 कर दीजिए बस। ये 3-4 मीटर हेड है तो वहां भी काम करती है ये। यानी कोई नदी है और उसमें अच्छा खासा फ्लो का हाइट है तो बिना डैम के काम करती है ये टरबाइन। जहां पर हाइड्रोलिक टरबाइन लगेगी तो वहां डैम बनाते हैं, आपने सुना होगा भाखड़ा नागर परियोजना, पावर प्लांट के लिए तो डैम बनाए गए वो, है ना। इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है कि जब नेहरू जी डैम बना रहे थे तो ये होता था कि अपोजिशन पार्टी होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन पार्टी गलत कर रही थी वो, लेकिन कभी कभी अपोजिशन पार्टी ऐसे भी कर देती है। जनता को सिखाया गया, जनता वहां पर हाइड्रोलिक जब डैम बन रहा था तो वहां की जनता जहां बन रहा था वो तो एजिटेशन करती है, इसलिए कि जाहिर सी बात उनकी जमीनें जा रही थी। पानी में जमीन जाएगी नहीं जाएगी, पानी भरेगा तो एरिया पूरा हजारों जो बीघे का एरिया खाली कराना पड़ा, हेक्टेयर का एरिया। तो वो लोग तो इसलिए एजिटेट थे कि हमारा खेत जा रहा है, उनका जो है डिस्प्लेसमेंट भी होता है, आज तक नहीं डिस्प्लेसमेंट हो पाया, सही से स्टेबलिशमेंट नहीं हो पाया लोगों का, कुछ का ये प्रॉब्लम भी है। लेकिन हमारे जैसे एरिया के लोग भी एजिटेशन कर रहे थे, वो ये इसलिए कर रहे थे कि उनको ये पढ़ा दिया गया कि अब नेहरू जी क्या करेंगे, इस पानी में से बिजली निकाल लेंगे और पानी में एनर्जी खत्म। अब जो पानी आएगा आपके पास वो बिना एनर्जी वाला आएगा और अब जो है फसल में ताकत नहीं रहेगी। और इसीलिए नेहरू जी कहते हैं कि फर्टिलाइजर यूज करो। वो दौर दो था कि जब फर्टिलाइजर यूज नहीं होते थे खेती में, किसान खेती में देसी खाद यूज करता था खाली, है ना, बिल्कुल फर्टिलाइजर यूज नहीं होती। गेहूं की पैदावार होती थी, अगर आप देखें हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा 20 मन गेहूं हो गया तो बहुत हो गया, 10 मन गेहूं हो गया तो बहुत हो गया, जो आज की डेट में 100 मन होता है, जो फर्टिलाइजर केमिकल नहीं यूज होते थे। तो अच्छा इसलिए सरकार कह रही है कि फर्टिलाइजर यूज करो, क्योंकि और जैसे आज ये एरिया है यूपी पूरा वाला, यहाँ तो जो खड़ी बोली बोली जाती है ना, अब जम बचाओ का तमाम बिजली तो निकाल ली नेहरू ने, जैसे कहीं गलती से हो गए है ना गड़बड़, तो वहां यही था, तो ऐसा भी होता, तो यही था जब भाखड़ा नागर परियोजना और ये जब बनी थी। चलिए, तो ये इसका खास बात ये है कि ये डैम बनाने की जरूरत नहीं होती। कोई अच्छी खासी बड़ी नदी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थोड़ी सी नदी में अगर फ्लो है 2-4 मीटर तो ये टरबाइन काम कर जाती है विदाउट डैम। क्यों कर जाती है विदाउट डैम? इसकी खास बात ये है कि इट्स शाफ्ट, ये टरबाइन है, टरबाइन में शाफ्ट होगी, इट्स शाफ्ट इज सो डिजाइंड, देख लीजिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यहां भी, डिजाइंड दैट द जनरेटर, जनरेटर कौन सा? इलेक्ट्रिक जनरेटर, इज माउंटेड within the shaft, within the shaft, and shape look like a bulb, its shape look like a bulb। इस तरीके के बल्बनुमा शेप का होता है कि इसकी शाफ्ट ठीक उसमें रखा रहता है अंदर जनरेटर, और पूरी टरबाइन को पानी में लगा देते हैं नदी में ले जाकर के, जनरेटर उसके अंदर पैक्ड है अलग से। नहीं तो अगर वैसे टरबाइन होगी तो कपलिंग लगानी पड़ेगी, कि ब्लेड वो बेल्ट लगानी पड़ेगी, चेन लगानी पड़ेगी, तो काम नहीं करेगी। तो टरबाइन के अंदर ही जनरेटर पैक कर दिया है, सील पैक, है ना। तो वही टरबाइन लगी हुई है, 2-4 मीटर पानी में जा रही है, जो पानी का जरा सा भी फ्लो है उससे टरबाइन चल रही है और जनरेटर चल रहा है, आपको पावर जनरेट हो रही है। यानी वेरी लो हेड है, 2-4 मीटर हेड है लो, तो वहां भी ये टरबाइन काम कर जाती है। अब फिर बात आती है तो इसकी यानी स्पेसिफिक स्पीड बहुत हाई होगी। ध्यान दीजिए आप अब कि जैसे जैसे हेड लो होगा ns इक्वल टू n अंडर रूट के p अपॉन h की पावर 5/4, जैसे जैसे हेड लो होगा वैसे वैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक किस टरबाइन की होगी? बल्ब टरबाइन की, सही बात है ना। उससे कम किसकी होगी? कपलन टरबाइन यानी या प्रोपेलर टरबाइन। उससे भी कम स्पीड होगी आपकी फ्रांसिस टरबाइन,
और सबसे कम स्पेस स्पीड होगी आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन यानी इंपल्स टरबाइन। तो देखो मैं सीक्वेंस में स्पेस स्पीड और हेड लिख देता हूं। जब हेड 120 से 150 मीटर के आसपास हो तो पेल्टन व्हील टरबाइन यूज करते हैं और इसकी स्पेस स्पीड होती है 50-60। यहां पर हेड लिख रहे हैं, यहां टरबाइन का नाम, यहां स्पेसिफिक स्पीड। आप बना लीजिए, टेबल सी बन जाएगी। जब हेड आपका 50 से 70-80 मीटर तक हो, ये चीजें थोड़ी बहुत ओवरलैप कर सकती हैं, है ना। जैसे 120 150 कह दिया तो 120 150 ही नहीं है, ये 50 से 150, यानी इस रेंज में अगर हेड है तो आपकी कौन सी टरबाइन काम कर जाएगी, ये वाली टरबाइन 50 मीटर हेड पर भी काम कर, तो ये 40 मीटर पर भी जाएगी, 30 पर भी जाएगी, लेकिन क्या है उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। पेल्टन व्हील टरबाइन करने को तो 30-40 मीटर पर भी काम कर जाएगी, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए इनकी स्पेसिफिक स्पीड भी, और क्योंकि ये रेंज है और हेड भी, ये सब आपस में ओवरलैप करेंगे, सब आपस में ओवरलैप करेंगे। तो आपको वहां ऑप्शन जो देगा वो ऐसा देगा कि एक ही ऑप्शन उस रेंज में से सही सटीक बैठेगा। ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आपको कि एक देगे 50 से 100, एक दे दे 100 से 120, 120 से 110। यानी इस दायरे में कोई एक ही ऑप्शन देगा और जो इस दायरे में ऑप्शन होगा इसका आप यानी मीन वाला ऑप्शन लगाएंगे। अगर इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे और मुझे कोई देता है 150 से लेकर 100 से 150, तो मैं ये वाला ऑप्शन लगाऊंगा जो इसमें सबसे मीन में। तो ऑप्शन देख करके आपको लग जाएगा कि एक ही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा होगा, अगर आपको ये रेंज सही से याद है। यानी इस रेंज का 50 से 120 का मतलब ये है कि 50 के केस में सबसे वर्स्ट चलेगी ये, और 150 जितना हेड ज्यादा होगा उतनी ही ये अच्छी चलेगी। तो आप तो अच्छी वाली रेंज लगाओगे जो सबसे ज्यादा रेंज उसमें दे रखी होगी। एक दे रखी हो 50 से 70, दूसरी दे रखी हो 70 से 100, तीसरी 120 150, तो 120 150। फिर आ जाते हैं 50 से 70 मीटर में, कभी कभी इसको भी बढ़ा करके 100 तक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना हेड होता ही कहां है। तो ये आपकी यहां पर क्या होगी, फ्रांसिस। फ्रांसिस की स्पेस स्पीड कितनी होगी, 80 से लेकर के 120। थोड़ा सा स्पेस स्पीड और बढ़ गई इसकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आ गई कपलान या प्रोपेलर, ठीक है ना, प्रोपेलर और प्रोपेलर। ये जो है आपकी, ये आपकी यूज होंगी। अच्छा पहले कपलान प्रोपेलर लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए, ऊपर लिख दे रहे हेड। हेड इसका होगा आपका 20 से 30 मीटर तक, है ना, 20 से 30 मीटर तक। इसके बाद में आपकी लास्ट बल्ब टरबाइन, और इसका हेड होगा आपको जो हमने बताया 3 से 5 10 मीटर तक मैक्सिमम, और ये है आपकी बल्ब टरबाइन। इसकी स्पेसिफिक स्पीड होगी 500 के आसपास, 500 से 1000, और इसकी स्पीड होगी 1000 से 2000। इसकी डायरेक्ट तो बिल्कुल अलग है, उसका इनसे कोई लेना देना। देख रहे हैं उसमें तो हेड बहुत बढ़ा लेते हैं हम, वो तो अपना अलग ही कंसेप्ट की टरबाइन। तो बस इनके लिए बनाना है, डायरेक्ट को हमें इसमें नहीं देखना है, ठीक ना। ये है डायरेक्ट कहीं ना कहीं, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन की कैटेगरी में आएगी अगर आप कैटेगराइज उसे करने पर आएंगे तो। डायगोनल फ्लो टरबाइन है। यहां तक अब टरबाइन से रिलेटेड कोई अगर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए पहले। ठीक है साहब, हो गया। अब लिखिए, अभी थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया बस इसका। लिखिए ड्राफ्ट ट्यूब, है ना, ड्राफ्ट ट्यूब रह गई है ना अभी, कल बात कहा था तो उसका थोड़ा बताएंगे लास्ट में। ड्राफ्ट ट्यूब को हल्का सा, ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब तो लिख लीजिए, इट इज अ डाइवर्जिंग shaped
tube used at the exit of turbine, used at the exit of turbine to exit of turbine to save the energy of fluid outgoing from the turbine. It also help to mount or install the reaction turbine above the tail race. Above the tail race. टेल रेस के ऊपर हेल्प करती है उसे इंस्टॉल करने में। कल बताया था, ध्यान दीजिए, कल टेल रेस उसी को कहते हैं सम्प को, जहां नीचे पानी का लेवल है। ठीक है, कल वाला अगर देखा था आप लोगों ने, तो जहां पानी का लेवल, यहां पानी निकल के जा रहा है अल्टीमेटली, यहां से पानी आ रहा है, यहां बीच में कहीं टरबाइन लगी, और ये जो पानी का लेवल है इसे कहते हैं हम टेल रेस। ये टेल रेस है। तो दिखाया था ना कल कि यही हेल्प करती है, अदरवाइज हम इसको नीचे लगाते। ये कुछ ऐसी डाइवर्जिंग शेप की ट्यूब है, कुछ कल दिखाया था, कुछ इस तरीके की डाइवर्जिंग शेप की ये ट्यूब है ना। अब कल एक चीज और बताई थी, वो भी लिख लीजिए। कल बता तो सब दिया था, लेकिन लिखना जरूरी है। अब आगे लिख लीजिए, हेंस इट क्रिएट वैक्यूम at the outlet of turbine। बताया था ना, क्रिएट वैक्यूम एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन। आगे और लिखिए, which leads to the problem of cavitation, जिसकी वजह से कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से होती है कैविटेशन की प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात? अब ठीक है साहब। इसका मतलब अगर ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे तो टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, जो सेव कर रही है ना वो एनर्जी। तो इसमें हिडन है ये क्वेश्चन। यानी ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या फायदा हो रहा है? एक फायदा तो ये हो रहा है कि उसको ऊपर लगा ले रहे हैं हम, और उसके दूसरा फायदा साथ साथ ये है कि उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हेड लॉस कहीं ना कहीं कल समझाया था, पूरी कहानी रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर यहां पर हेडिंग दे लीजिए, तो कैविटेशन अभी खत्म हो जाएगा, बस लास्ट है अभी कैविटेशन। ये सब कल आ गए थे डिस्कशन में, और आज भी आ गए डिस्कशन में अपने आप ही, तो ये भी पढ़ना जरूरी है ना। कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन, व्हेन pressure become low, then the vapor pressure of a liquid, अब वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। when pressure become low, then the vapor pressure of a liquid, then rapid vaporization of liquid take place. This phenomenon is known as cavitation।
ये कैविटेशन कहलाती है। तो एक तो कैविटेशन यहां हो जाएगा। पंप्स में भी कैविटेशन होता है जब लिफ्टिंग करते हैं फ्लूइड की। तो जब लिफ्टिंग करेंगे पंप से तब कैविटेशन कैसे तरीके से होता है वहां भी देखेंगे। तो कैविटेशन की प्रॉब्लम पंप्स में भी होती है। ये ऐसी प्रॉब्लम है तो दोनों जगह होती है और इसकी वजह से जो है पिटिंग इफेक्ट होता है। वही है, पिटिंग का मतलब पीटना ही एक तरीके से, पिटाई से ही होता है। वो देखेंगे कैसे, तो वो सब पंप का पार्ट है तो पंप में पढ़ लेंगे। इसलिए खाली बोल दिया है कि बाई चांस कहीं पर देख लो